guys, welcome to my channel, The Chalkboard Champion. कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज नया नोटिफिकेशन निकला है कि अब स्कूल खुलने वाले हैं, तो जाएंगे, स्कूल जाएंगे, जाइएगा, सेफ्टी के साथ जाइएगा और मजे कीजिएगा दोस्तों के साथ। बहुत महीनों से स्कूल नहीं गए आप बच्चों को भी ऐसा लग रहा होगा, अब तो जाएं स्कूल। 10th के बाद, 10th बोर्ड के बाद तो आप बैठे ही हैं घर पे, तो जाइएगा स्कूल अच्छे से और सेफ्टी और सैनिटाइजर ये सब यूज करके जाइएगा भले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद है अब आप पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्जाम्स तो हैं सितंबर में, एंड में अक्टूबर में एग्जाम्स हो सकते हैं। फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, एंजॉय कीजिए फेस्टिवल्स को, और एग्जाम में भी पढ़िए और मेरे वीडियोस देखिए। तो पहले दो वीडियो से हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा था और एड्स टू ट्रेड पढ़ा था अपन ने, और बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। जिसने भी नहीं देखा है वीडियो, तो पहले वो वीडियो देखिए, फिर आइए इस नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस रिस्क, और फिर मेथड्स, उसको कैसे डील करेंगे। दूसरा कि अपन को बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या स्टेप्स होते हैं। बस एक छोटा सा वीडियो, फिर तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस चलिए आप शुरू करते हैं। हाँ, तो हम आज पढ़ेंगे बिजनेस रिस्क के बारे में। ठीक है, बिजनेस रिस्क क्या होता है? नॉर्मल रिस्क के बारे में बताइए। नॉर्मल रिस्क आप बताइए, आप गाइस आप बताइए कि नॉर्मल रिस्क क्या होता है, अपन रिस्क किसको बोलते हैं? कोई भी ऐसी सिचुएशन जो अपने उसमें कंट्रोल में नहीं हो और जिसका कॉन्सिक्वेंस हमेशा लॉस ही होता है, तो उसे कहते हैं रिस्क। और बिजनेस रिस्क क्या होता है? ऐसी कोई इवेंट या ऐसी कोई एक्टिविटी जिसके कारण हमें, हमारे को लॉस हो जाएगा और हमारे प्रॉफिट्स कम ज्यादा हो जाएंगे, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वो बिजनेस रिलेटेड होगी। तो बिजनेस रिस्क। और नॉर्मल रिस्क क्या होती है? ऐसी कोई एक्टिविटी या ऐसा कोई इवेंट जिसके कारण हमें लॉस हो और जो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। ठीक है, तो बिजनेस रिस्क वही होता है। अब इसके नेचर पढ़ेंगे, नेचर कैसा होता है, मतलब बिजनेस रिस्क के क्या फीचर्स, मान लो, नेचर मान लो कि क्या होता है। पहली बात, ड्यू टू अनसर्टेनिटीज आता है, मतलब काफी चीजें आप देखिए अपने लाइफ में भी, कोई चीज अपने लाइफ भी अपने कंट्रोल में नहीं होती, कभी क्या होता रहता है, कभी क्या होता रहता है। जैसे इस ये वाला साल कैसा गया सबका, किसी की अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है और किसी सारे लोगों को खाने के लिए नहीं है, कभी बारिश हो रही है, कहीं फ्लड्स आ रहे हैं। तो रिस्क का एक मेन फीचर यही होता है, क्योंकि ये अनसर्टेनिटीज की वजह से, अनसर्टेनिटीज की वजह से आता है। ठीक है, अभी तो ये साल ऐसा ही है। बाकी वैसे नॉर्मली क्या रिस्क होती है कि गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई, जैसे जीएसटी आ गया, कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई या डिमांड कम ज्यादा हो गई, तो इसकी वजह से रिस्क होती है उस बिजनेस की। ठीक है, अब अगर हम क्या कर सकते हैं, हम रिस्क को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए मैंने अपनी एक शॉप खोली और है ना, वो चलेगी नहीं चलेगी, तो मैं ये सोच के कि चलेगी नहीं, ये सोच के मैं शॉप नहीं खोलूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसको चेंज करने के लिए, मतलब मेरे को अपने शॉप खोलने के लिए मुझे रिस्क अज्यूम करनी पड़ेगी, और अगर मैंने रिस्क अज्यूम करी तभी मुझे प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ बियरिंग रिस्क। अगर जब तक आप रिस्क बियर नहीं करोगे, आप डरोगे रिस्क बियर करने से, तो आपको प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट होता है इसका रिवॉर्ड। जैसे मान लीजिए अगर हमने इस पेंडेमिक को, मतलब भगवान करे सब कुछ सही हो जाएगा, तो उसके बाद अपन 2-3 सालों बाद जब इस साल को याद करेंगे, तो अपन सोचा हम लोगों ने सब्र रखा, हम लोगों ने सेफ्टी रखी, तो हम सब सेफ हैं। वैसे ही अगर बिजनेस में अगर हमको कोई लॉस हो जाए तो हमें सब्र रखना चाहिए। उसके बाद नया दिन आएगा, नई चीजें आएंगी, नए कस्टमर्स आएंगे और प्रॉफिट हो जाएगा। तो हर चीज के लिए अपन को सब्र रखना पड़ता है। तो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बिजनेस रिस्क। आगे बढ़ते हैं गाइस। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। मतलब मान लो जो रिस्क एक छोटा शॉपकीपर बियर करेगा, उसे डबल और या ट्रिपल रेट पे रिस्क एक फैक्ट्री वाला या लार्ज स्केल बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बियर करेंगे। जैसे आज ही मैंने एक वीडियो देखा जिसमें वो लोग बोल रहे थे कि जो मुंबई कर, जो टिफिन वाले हैं, डब्बा वाला मुंबई करके, तो वो लोग बहुत
प्रॉब्लम में, क्योंकि ऑफिस में वो लोग टिफिन पहुंचाते थे, अब ऑफिस कोई जा ही नहीं रहा है तो फिर टिफिन किसी को पहुंचा ही नहीं रहे, तो जो 5,000 एम्प्लॉय 5,000 टिफिन वाले डब्बा वाला ऐसे मुंबई में, और 2 लाख लोगों को सर्व करते थे। तो अब देखिए कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ गया उन पे। तो अब उनका साइज इतना, मतलब देखिए उस बिजनेस, जो वो लोग डब्बा वाला बिजनेस कर रहे थे, उनका साइज इतना बड़ा हो गया, उनका नेचर ऐसा हो गया कि वो उन ऑफिस के एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट थे। अब वो लोग आना बंद हो गए तो इनका भी बंद हो गया। तो यही है कि जो रिस्क होती है वो भी इनके लिए ये रिस्क ही है। ये जो रिस्क होती है वो नेचर और साइज पे डिपेंड करती है बिजनेस के, ठीक है। और रिस्क इज असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। रिस्क नहीं होगा ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है दुनिया में जो रिस्क के बिना चलता हो, मतलब जिसमें रिस्क नहीं हो। मुकेश अंबानी ने भी जियो खोला होगा तो उसने रिस्क को अज्यूम करके ही खोला हो। ऐसे सब लोग जियो खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे क्या होगा, तभी उसने पहले सारे फ्री में बांटा, कितना चल रहा है क्या चल रहा है उस हिसाब से। तो रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस, क्योंकि रिस्क बियर करेंगे तभी हमें प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये नेचर है बिजनेस का, अनसर्टेनिटीज की वजह से होता है, प्रॉफिट इसका रिवॉर्ड होता है, उसकी डिग्री नेचर और साइज पे डिपेंडेंट होती है, और एसेंशियल पार्ट है। इसमें कोई मेमोरी टेक्निक की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। अब आगे पढ़ें। अब हम देखेंगे, अब रिस्क तो है तो उसको कैसे हम लोग डील कर सकते हैं, ठीक है। डील करने से पहले पहले अपन कॉजेस पूछेंगे कि कॉजेस क्यों आता है, ठीक है। नेचुरल कॉजेस सबसे पहला ये जो होते हैं फ्लड्स, अर्थक्वेक और दूसरे फैक्टर्स जो जिसके आगे हम लोग कोई प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो अचानक से बारिश आ गई, केदारनाथ में अचानक से फ्लड आ गया, सब कुछ डूब गया, या जैसे अभी असम फ्लड्स हैं, बिहार फ्लड्स हैं, ये पेंडेमिक है जिसके आगे अपन कोई प्रिपरेशन कर ही नहीं सकते। तो उसके कारण जो रिस्क होती है बिजनेस में, तो वो नेचुरल कॉजेस की वजह से होती है, ठीक है। अब इसमें देखिए इन इंडस्ट्री का पूरा मतलब ये पूरा हट गया, ये बिल्डिंग पूरी टूट गई तो अंदर कोई लोग होंगे, अंदर मशीनरी होंगी, सब बर्बाद हो गई। तो ये होती है नेचुरल कॉजेस। दूसरा इकोनॉमिक कॉजेस। इकोनॉमिक कॉजेस मतलब कोई मार्केट कंडीशन चेंज हो गई, जैसे अभी क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हुई है तो सब्जियां ये सब चीजें और जो भी राशन का सामान है बहुत महंगा हो चुका है। तो ये जो चेंजेस होते हैं मार्केट कंडीशन की वजह से, उसके कारण भी रिस्क होती है। तो फिर लोग खरीद नहीं रहे सामान, सब्जियां खरीद नहीं रहे, या जो भी राशन का सामान है वो खरीद नहीं रहे, तो वो हो गई अपनी रिस्क। जैसे मान लीजिए अभी जियो ने सब कुछ फ्री में चालू किया था तो लोगों ने क्या किया, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ये सब कंपनी ऐसे मतलब ऐसे लॉस में चली गई क्योंकि वो फ्री में बांट रहा था, तो मार्केट कंडीशन चेंज हो गया। तो इस वजह से तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। तो ये भी एक रिस्क है जो अज्यूम करना पड़ता है, ठीक है, बिजनेसमैन को। ह्यूमन कॉजेस मतलब जो भी जैसे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, हम वर्कर ने ढंग से काम नहीं किया, या हमारी सीक्रेट लीक कर लिया, या पैसे देखिए पैसे यहाँ पैसे चुरा के जा रहे हैं। तो ये जो रिस्क होते हैं जो बिजनेस को अज्यूम करने पड़ते हैं वो ह्यूमन कॉजेस की वजह से होते हैं। एक ये भी कॉज है, और एक फिजिकल कॉज जो हमारे एसेट्स डैमेज हो जाते हैं, अचानक से कभी ब्रेक डाउन हो जाता है एसेट का, कभी टूट जाते हैं, कभी ऊपर से कुछ गिर जाता है तो टूट जाते हैं, तो वो हो गए फिजिकल कॉज। तो 4 तरीके के कॉजेस है, एक तो नेचुरल कॉज, एक ह्यूमन कॉज, एक फिजिकल कॉज, और एक इकोनॉमिक कॉज, ठीक है। नेचुरल कॉज जो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड होता है, इकोनॉमिक कॉज जो मार्केट कंडीशन चेंज होने की वजह से होता है, ह्यूमन कॉज जो हमारी ह्यूमन जो काम करते वर्कर्स जो काम करते बिजनेस में, तो उनके कारण जो होता है, फिजिकल कॉज जो एसेट्स डैमेज हो जाते हैं उसकी वजह से होता है, ठीक है। अब अपन ने बिजनेस पढ़ लिया, उसका नेचर पढ़ लिया, उसके कॉजेस पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे कि उसको डील कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले ये देखिए नीचे वाला, ये जो ब्लू में लिखा हुआ है, एक्सेप्ट, अवॉइड, ट्रांसफर और रिड्यूस रिस्क। यहाँ तो हमारे पास 4 तरीके हैं रिस्क को, मेथड को, सॉरी, रिस्क को डील करने से। या तो हम लोग उसको एक्सेप्ट कर ले, जैसे बोलते होंगे आपके पेरेंट्स जो हैं उसको एक्सेप्ट करो, जो हमको मिला है उसको एक्सेप्ट करो, कभी शिकायत मत करो। तो क्या हो गया, हम उस रिस्क को भी एक्सेप्ट करें, हाँ भाई जो चल रहा है यही है मेरे पास, इसको एक्सेप्ट करो। अवॉइड कर सकते हैं, या तो रिस्क इतना कम हो कि हाँ भाई इतना तो नुकसान होगा ही, जैसे मान लो कि जैसे एक स्टेशनरी की शॉप है तो जैसे कोई रजिस्टर फटा हुआ आ गया या कोई पेन खराब आ गई, तो इतना रिस्क हम अवॉइड कर सकते हैं। फिर एक आता है एक होता है रिस्क ट्रांसफर।
रिस्क ट्रांसफर कैसे करेंगे? या तो हम लोग शेयर कर लें रिस्क किसी के साथ, इंश्योरेंस कंपनी को अपनी इंश्योरेंस करवा दिया मैंने अपनी बाइक का, और फिर उनके साथ उनको रिस्क ट्रांसफर कर लिया। अब जब भी कुछ भी होगा मेरी बाइक को, वो इंश्योरेंस कंपनी वाले देखेगी, मेरा कोई काम नहीं। और रिड्यूस रिस्क मतलब मैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज करूं ताकि मेरा रिस्क जो है रिड्यूस हो जाए। जैसे मान लो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था जिसमें वो एम्प्लॉय पैसे चुरा रहा है, तो आगे सुपरवाइजर लगा लो या लॉक लगा लो या ऐसा कोई इंटरनल कंट्रोल लगा लो, ताकि हम पता चल जाए कि वो एम्प्लॉय को मौका ही नहीं मिले कि वो चुरा सके पैसे। तो वो मेजर्स हम ले सकते हैं रिस्क को रिड्यूस करने के। ठीक है, तो उसके कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहला है डिसाइड नॉट टू एंटर इनटू रिस्की ट्रांजैक्शन। सबसे पहली बात यही है कि हम ऐसा कुछ ऐसे नहीं करें, बिजनेस में ऐसे डीलिंग नहीं करें जिससे हमें हमारी बिजनेस को बहुत नुकसान हो सकता है। और दूसरा, अज्यूम रिस्क बाय मेकिंग प्रोविजंस इन द करंट अर्निंग्स एज इन द केस ऑफ प्रोविजन ऑफ बेड्स एंड डाउटफुल डेट्स। यहाँ भाई मैंने 5 लाख उधार पर दिए हैं, तो सही बंदे को दिए तो मुझे 5 लाख मिलेंगे, पर मुझे डाउट है उस बंदे में, तो इतना मुझे विश्वास होना चाहिए कि हाँ भाई 50,000 खाएगा, 60,000 खाएगा, पर मेरे को 60 लाख तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, ऐसे अज्यूम कर ले रिस्क को, बैड डेट्स का प्रोविजन बना के रखें। ये प्रोविजन के बारे में आप आगे पढ़ेंगे अकाउंट्स में, पता चल जाएगा आपको ये क्या होता है। प्रोविजन क्या होता है कि मतलब हमें विश्वास होता है कि 10 डेटर्स है, उसमें से एक तो पक्का हमें पैसे नहीं देगा, तो हम उसकी पैसे अलग ही करके रख लेते हैं अपने प्रॉफिट में से, तो जब भी अगर वो नहीं भी दे तो हमारे बिजनेस को इतना नुकसान नहीं हो। ठीक है, और टेक प्रिवेंटिव मेजर्स लाइक फायर फाइटिंग डिवाइसेस टू रिड्यूस दिस। जहाँ पे आग लगने की, जैसे पटाखों की फैक्ट्री में आग लगने की ज्यादा वो हो सकती है रिस्क, तो इसलिए हम वहाँ पे जैसे ये लगा लें, फायर अलार्म लगा लें, फायर एक्सटिंग्विशर लगा लें। ठीक है, एक प्रिवेंटिव मेजर्स अवॉइड रिस्क करने के लिए, रिस्क को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। और टेक इंश्योरेंस पॉलिसी टू ट्रांसफर रिस्क टू इंश्योरेंस कंपनी, मैंने बताया था ट्रांसफर। और एक शेयर रिस्क विद अदर एंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर्स may do by agreeing to share losses which may be caused by falling prices। मतलब हम आप शेयर भी कर सकते हैं, एक पॉइंट से हम जोड़ लेना कि शेयर भी कर सकते हैं रिस्क को। जैसे मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स अगर आपस में रिस्क बांट लें कि हाँ भाई मैंने यहाँ से 3 लाख का सामान भेजा मैन्युफैक्चरर ने, होलसेलर के पास पहुंचते पहुंचते 50,000 का सामान क्या हो गया, डैमेज हो गया, तो फिर क्या होगा, तो मैं बोलूंगी भाई जितना भी डैमेज हुआ आधा तू ले आधा मैं लेती हूँ, आधा मैं बियर करूंगी आधा तू बियर करना। ठीक है, तो ये पहले से डिसाइड हो जाता है। तो रिस्क को कैसे डील कर सकती है, पहले सबसे पहले एंटर ही मत करो, दूसरा एक्सेप्ट कर लो, अज्यूम कर लो प्रोविजन बना के, तीसरा प्रिवेंट करो उसको, अवॉइड करो, इंश्योरेंस पॉलिसी से ट्रांसफर कर लो, और दूसरा रिड्यूस कर लो। ठीक है, तो ये आप 4 एक्सेप्ट, अवॉइड, ट्रांसफर और रिड्यूस याद कर लेंगे तो आपको ये पॉइंट्स भी याद आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़े, ये तो इजी है। अब बिजनेस स्टार्ट कैसे करेंगे? अब इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं ये इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री है, ऐसा चलेगा, बिजनेस ऐसा है, रिस्क ऐसा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो ऐसे नहीं कि बस जमीन खरीदी और दुकान खोला और खुल गई दुकान, ऐसे नहीं होता है कभी भी बिजनेस स्टार्ट। बहुत सोच समझना पड़ता है, एक डिसीजन हमारी पूरी जिंदगी, हमारे पूरे पैसे उन पे डिपेंडेंट होता है, हमारे एक डिसीजन पे। तो बहुत सोच समझ के स्टार्ट करना पड़ता है बिजनेस। सबसे पहला लाइन, बिजनेस कौन सी लाइन का लेना, मुझे इलेक्ट्रिकल में जाना है, मुझे स्टेशनरी में जाना है, मुझे मैन्युफैक्चरिंग करनी है, मुझे होलसेलर बनना है, मुझे रिटेलर बनना है, बहुत होता है। मतलब आपका भी जिसमें इंटरेस्ट हो उस हिसाब से आप बिजनेस खोलो। ठीक है, नेचर और टाइप, नेचर मतलब आपको कौन सी इंडस्ट्री में जाना है, दूसरा टाइप आपको होलसेल करना है, रिटेल करना है, एक्सपोर्ट करना है, इम्पोर्ट करना है, ये सब। ठीक है, अब दूसरा है साइज ऑफ फर्म, आपके पास जितना कैपिटल अवेलेबल होगा उतना आप साइज खोल सकते हो, पहली बात तो यही होती। दूसरा कि अगर आपको लगता है कि हाँ भाई इस चीज की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है आगे कुछ सालों में, तो आप उस हिसाब से साइज खोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए जियो ने जब अपना खोला होगा, तो आपको क्या लगता है उसने एक दिन ही डिसाइड किया हाँ भाई जियो की बहुत डिमांड होगी और मैं तो खोल लेता हूँ और हो जाएगा सब कुछ, मैं फ्री में बांटूंगा? नहीं, जियो का नेटवर्क सेटअप किया होगा, उसने टावर्स लगाए होंगे,
रिलायंस इंडस्ट्री के टावर्स तो वैसे ही थे रिलायंस के, और एडिशनल लगाए होंगे, फिर उसने रिसर्च किया होगा, उसके बाद ही जाके उसने ये खोला होगा साइज बिजनेस का। तो इस डिसीजन को लेने के लिए बहुत मतलब ऐसे टाइम लगता है, ठीक है। तो क्या साइज खोलना है, स्मॉल साइज, लार्ज स्केल करनी है, स्मॉल स्केल करनी है, तो कैपिटल अवेलेबिलिटी के साथ भी होता है और डिमांड को देखते हुए भी होता है, ठीक है। अगर मार्केट कंडीशंस बहुत असर्टेन है या रिस्क बहुत हाई है, तो स्मॉल साइज आप खोल लो, फिर धीरे धीरे उसको बड़ा कर देना, ठीक है। एक बार अपन रीडिंग लगा लें साइज ऑफ द फर्म की, ठीक है गाइस, आप ध्यान दीजिए। Size of the firm or scale of its operation is another important decision. If the entrepreneur is confident that the demand for the proposed product is likely to be good over time and he can arrange the necessary capital of the business, capital भी होनी चाहिए, he will start the operation at the large scale. And if the market condition is uncertain and risk are high, a small business would be a better choice. ठीक है, वो तो आपको उस हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। अब आगे, टॉइज ऑफ फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप, अब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, यही अपना नेक्स्ट चैप्टर है कि आपको सोल प्रोप्राइटरशिप खोलना है। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब एक आदमी काम चला रहा है। पार्टनरशिप अब मैंने बताऊंगी पार्टनरशिप क्या होता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब कंपनी को मान लो एक बार, कोऑपरेटिव सोसाइटी और भी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये अलग अलग तरीके के बिजनेस हैं, बिजनेस फॉर्म्स हैं जो आप खोल सकते हैं जिस हिसाब से आपकी नीड हो। तो ये है कुछ अलग तरह के बिजनेस, जैसे फ्रेंचाइजी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप। ये फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है वो आप इन सब में से डिसाइड कर सकते हो कि दो जने मिलके पार्टनरशिप कर रहे हैं, या आप कंपनी खोलना चाहते हो, या सिंगल सोल प्रोप्राइटरशिप खोलना चाहते हो, वो तो आपके नेचर और साइज पे भी डिपेंड करेगा। लोकेशन ऑफ बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि लोकेशन, आपका बिजनेस कहाँ लोकेटेड होगा। मतलब कि मुझे अपनी दुकान किस जगह पे खोलनी है, अगर मुझे अपनी फैक्ट्री कहाँ पे खोलनी है, फैक्ट्री जहाँ पे खोलूंगी वहां पे मेरा रॉ मटेरियल्स अवेलेबिलिटी भी आसानी से हो जानी चाहिए। मुझे अगर पानी वानी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है तो वहाँ होनी चाहिए, और जो बाकी ट्रांसपोर्टेशन भी वहाँ पहुँच जाना चाहिए। तो ऐसा बिजनेस का लोकेशन होना चाहिए जो सारी जो चीज सारी फैसिलिटीज हैं हमें आराम से मिल जाए। तो ये ध्यान में रखते हुए हमें अपना लोकेशन डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। जैसे इसमें देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड लेबर भी मिलना चाहिए वहाँ पे, पावर सप्लाई सर्विसेज लाइक बैंकिंग, बैंक होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, मोबाइल और नेटवर्क नहीं है वहाँ फैक्ट्री खोल के बैठ जाए, ऐसा नहीं, वेयर हाउसिंग एक्सेट्रा आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स व्हाइल मेकिंग अ चॉइस ऑफ लोकेशन, ठीक है। अब आगे पढ़े, अब फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन। फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन मतलब मैं कहाँ से लाऊंगी पैसा, इतना तो पैसा किसी पास नहीं होता कि भाई 2-3 लाख अगर आप जमा करके रखें, अब आपको नया बिजनेस खोला है 15 लाख की, तो आप कहाँ से लाओगे, ठीक है। तो वो थोड़ा घर से निकालेंगे, थोड़ा बैंक से लेंगे, या थोड़ा अपने दोस्तों से लेंगे। तो कहाँ से लाएंगे फाइनेंस, तो पूरा प्लानिंग करनी पड़ती है। आपने ले तो लिया सबसे, ठीक है, पर आपको चुकाना भी पड़ेगा उसको, तो उस हिसाब से सोच के अपन को काम करना है। प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करने कितना रिक्वायरमेंट है, मैं कहाँ कहाँ से रेज कर सकता हूँ, उसको यूटिलाइज कैसे कर सकता हूँ कैपिटल को, तो वो पैसा लगाऊंगा कहाँ, वो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। फिजिकल फैसिलिटीज मतलब कि हमारी जो बिल्डिंग में दूसरे सपोर्टिव फैक्टर्स है, मैंने अपनी जो शॉप है वो अपनी बिल्डिंग में ऊपर फ्लैट्स है और नीचे मैंने अपनी बिल्डिंग में शॉप खोली है। तो वहाँ पे जो मशीन है, मशीन लगाई है, फोटोकॉपी की मशीन या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, तो फ्लैट्स में जो इलेक्ट्रिशियन रहता है, वो इलेक्ट्रिशियन तो हमेशा अवेलेबल होता है ना फ्लैट्स में, कि हाँ भाई कोई प्रॉब्लम हो गई तो एक बार में जाके सही करके आ जाएगा। तो ये जो हमारी फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए उस लोकेशन पे, कि आसपास जैसे एक तो रॉ मटेरियल्स और चीजें बाकी फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए, तो ये दूसरी फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे कोई चीज खराब हो गई तो आसानी से मिल जाए आसपास में और अपन फटाफट से सही करवा सके, ठीक है। प्लांट लेआउट, अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो हमें कौन सा प्लांट कहाँ पे रखना है, तो ये डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ वेयर हाउस बनेगा, इस पिक्चर में देखिए यहाँ वेयर हाउस बनेगा, यहाँ प्लांट होगा, यहाँ पे ये मशीन लगेगी, यहाँ क्रेन आएगी, ये सब डिसाइड पहले से ही करना पड़ता है। तो प्लांट लेआउट क्या हो उसको, कि फिजिकल फैसिलिटीज आपको मशीनरी या इक्विपमेंट कितने चाहिए वो डिसाइड करने के बाद, तो प्लांट कहाँ कहाँ रखेगा, कहाँ कहाँ क्या चीजें रहेंगी, तो वो प्लांट लेआउट उसमें नेक्स्ट स्टेप है।
उसके बाद कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स मतलब कि अब हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो हमें सारा काम तो खुद नहीं कर सकते, वर्कफोर्स रखना पड़ेगा, लेबर्स रखने पड़ेंगे, एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे। तो ऐसे ऐसे वर्कर्स रखें ताकि हमारी जो भी फिजिकल और जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमने लगाई है बिजनेस स्टार्ट करने में, तो वो उसका ढंग से इस्तेमाल हो सके। तो वो हो गया कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। मतलब हमें अपना जो सामान में एम्प्लॉयज हैं, लोग हैं जो हमारे कंपनी में काम करेंगे, वो अच्छे होने चाहिए। टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग मतलब जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप खोलते हैं, एचएफ खोलते हैं, तो उसमें टैक्स रेट अलग है। कंपनी खोलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज खोलते हैं, तो उसमें टैक्स रेट अलग है। सोल प्रोप्राइटरशिप में पूरा टैक्स जो सोल प्रोप्राइटर है उसी को भरना पड़ेगा, लेकिन पार्टनरशिप है तो उसमें आधा आधा दोनों जने मिलके भरेंगे, ठीक है, या बिजनेस में से पैसा निकालेंगे। और अगर कंपनी है तो उसमें टैक्स रेट अलग ही लगता है। तो टैक्स प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कौन सा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेना है, फिर उस हिसाब से हमको सॉरी उस हिसाब से हमको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो सब ध्यान में रखना पड़ेगा। अब जैसे जी जीएसटी आ गया, अब आप कुछ भी काम करो वहाँ जीएसटी तब का लगेगा ही। तो उसका पेमेंट कैसे का होगा, उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उसमें कितना खर्चा आएगा। जैसे जीएसटी में एक है कि अगर आपकी सेल 20 लाख तक होगी पूरे साल में, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो उस हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो ये सब जो चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, तो वो टैक्स प्लानिंग कहलाती है। अब फिर लॉन्च होने और एंटरप्राइज, अब ये सब हमने ध्यान में रख लिया, हमने लोकेशन देख ली, हमने फिजिकल फैसिलिटीज देख ली, हमने अदर फैसिलिटीज देख ली, हमने साइज देख लिया, हमने वर्कफोर्स रख लिया, हमने टैक्स प्लानिंग कर ली, तो फिर हम आराम से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये है स्टेप्स। और ये नंबर वाइज ही लिखना है, पहले लॉन्चिंग लिखना, फिर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिख लिया, ऐसे नहीं, ये नंबर वाइज ही लिखना है आपको, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स हैं, ये जो 8 स्टेप्स हैं, ये आपको लर्न करने हैं, ठीक है। आप एक बार दिमाग में सोचिएगा कि आप बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे, तो धीरे धीरे आपके दिमाग में अपने आप ही आ जाएगा, हाँ पहले मैं ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर वो करूंगा, फिर आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म होता है। फाइनली ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया, अच्छे से सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। और ये वाला तो बहुत इजी है। अब मैं केस स्टडी करवाऊंगी, वैसे मैंने बीच में 2-3 क्वेश्चंस और भी करवाए हैं पहले वाली वीडियोस में, आज बार एक और करवाऊंगी, 2 क्वेश्चंस। और फिर आप बाकी के क्वेश्चंस आप रिफ्रेशर्स में से जरूर रेफर कीजिएगा, और केस स्टडी जरूर पढ़िएगा, क्योंकि केस स्टडी आजकल आती है, डायरेक्ट क्वेश्चंस काम आते हैं, तो केस स्टडी जरूर पढ़िएगा। तो एक केस स्टडी मैंने इसमें लिखी है, इसमें दिखाई है, जैसे देखिए पढ़िए मेरे साथ। Rajiv want to start a wholesale business of ready-made garments, but he is hesitating as it involves various problems such as searching for customers, for moving goods from one place to production to market, informing customers about new designs and varieties added every season, threats of risk of loss by fire, storing the excess stock of goods. So he approaches his friend Sandeep, who explained him about some branches of commerce which can help Rajiv to overcome his hesitation. तो सबसे पहला पूछा है क्वेश्चन, which type of business he is planning to start. राजीव wants to start a wholesale business. होलसेल बिजनेस स्टार्ट करना चाहेगा, वो ट्रेड करना चाहता है, ट्रेड होलसेल बिजनेस, क्योंकि सर्विसेज भी होती है, बैंकिंग, ये सब। स्टेट विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस कैन हेल्प राजीव टू ओवरकम हिज हिंड्रेंस। अब हिंड्रेंस आ गया, जैसे हिंड्रेंस वर्ड आ गया तो आपको ध्यान आना चाहिए, वो हिंड्रेंस ऑफ पीपल, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, तो वो किसके थे, वो कॉमर्स के फंक्शंस थे। तो ये कौन सा डायमेंशन है बिजनेस का, कॉमर्स। फिर तीसरा है स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, बेटवा, याद है वो बेटवा, which can help Rajiv to overcome his problems. Quote the line from each of the line of the para. सर्चिंग फॉर कस्टमर्स, अब वो खुद तो जाएगा नहीं कस्टमर को सोचने, तो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस कौन हटाता है, वो ट्रेड सेक्टर। मूविंग गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्रोडक्शन टू मार्केट, ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करेगा। इन्फॉर्मिंग कस्टमर्स अबाउट द न्यू डिजाइन, वो एडवर्टाइजमेंट करेगा। और थ्रेट ऑफ रिस्क ऑफ लॉस बाय फायर, वो कौन करेगा, इंश्योरेंस। और एक यहाँ पे एक और लिख सकते हैं आप, स्टोरिंग द एक्सेस स्टॉक ऑफ गुड्स, ये वेयर हाउसिंग करेगा। तो ये जो कॉमर्स है ये आपको यहाँ कोट करना है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन करके मत चले जाइएगा, आराम से ये एक केस स्टडी है। एग्जाम्पल और भी मैंने पहले एक और एग्जाम्पल दिया था सीए भुवन का, और 2-3 और दिए थे, तो आप पहले वाली वीडियोस देखिए, उसमें आ जाएगा। वैसे केस स्टडीज आपको करनी है, ठीक है,
बहुत सारे रेफरेंसेस आते हैं जिसमें आप आराम से कर सकते हैं। एनसीईआरटी तो हाँ ठीक है, पर केस स्टडी पढ़ने के लिए आप थोड़े क्वेश्चन या तो ऑनलाइन ढूंढिए या तो रिफ्रेशर्स को रेफर कीजिए। फिर बिजनेस इन्वॉल्व क्वेश्चन है ओनली सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर प्रॉफिट, डू यू एग्री? वो business is an economic activity or it involves production and procurement of goods for sale for and for profit risk, वो था ना, एक पूरी सी कहानी बताई थी मैंने आपको। तो इसमें पूछा है ओनली सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर प्रॉफिट, ये लाइन बिल्कुल गलत है। सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट ऑन रेगुलर बेसिस, रेगुलर बेसिस होना चाहिए, बिजनेस का मेन मोटिव यही होता है, ठीक है। तो ये नो वे नॉट एग्री विद दिस, और फिर पूरा वो फंक्शन आप उसको समझा दीजिए, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इसमें आपको ऐसे पूछेंगे और केस स्टडी पूछेंगे तो वैसे आएगा, ठीक है। आप पढ़ लीजिए। अब इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और कुछ भी आपको क्वेरीज हैं तो मैंने मेल आईडी जो दे रखी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप मुझे मेल कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगी। आपको नोट्स चाहिए आप, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी पीडीएफ फाइल। और बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और थैंक यू, शब्बा खैर, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जब भी जो भी वीडियो देख रहा हो। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।